कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। मुझे इतना बड़ा शौक लगा था जब मुझे ये पता चला था कि हम सबको मोतियाबिंद होना ही होना है कभी ना कभी, किसी को जल्दी किसी को बाद में। अब दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग हैं उनको यही नहीं पता होता कि उन्हें मोतियाबिंद शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके लक्षणों के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है। अगर लक्षण पता हो तो इलाज भी जल्दी हो जाए, अगर इलाज सही वक्त पे ना हो तो आपको पता है अंधापन तक हो सकता है। इसलिए कैटरैक्ट के बारे में यानी मोतियाबिंद के बारे में सही इंफॉर्मेशन होना, सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आज मोतियाबिंद के बारे में सब कुछ जानने के लिए, बहुत ही अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आए हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली, द्वारका में। और हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल एस सचदेव, पद्मश्री अवार्डी, मेडिकल डायरेक्टर एंड चेयरमैन, सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स, और ये हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और इन सवालों के जवाब जानते हैं। डॉक्टर महिपाल, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है, हम सब ने मोतियाबिंद मोतियाबिंद बहुत सुना है, पर एग्जैक्टली ये मोतियाबिंद होता क्या है? अगर हमारे ऑडियंस को बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दीजिए। देखिए, मोतियाबिंद दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद मोतिया होता है, एक काला मोतिया होता है। तो मेनली जो लोगों को बीमारी होती है उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो सरल भाषा में आंख के अंदर एक लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होता है। ये लेंस उम्र के साथ अगर उसमें कोई भी ओपेसिटी आ जाए या उसकी पारदर्शिता कम हो जाए, उस ओपेसिटी को हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो कैटरैक्ट जो सफ़ेद मोतिया है वो लेंस जो आंख के अंदर नेचुरल लेंस है उसकी ओपेसिफिकेशन को बोला जाता है। अच्छा, तो फिर ये सफेद मोतियाबिंद और काले मोतियाबिंद में फर्क क्या है? देखिए, सफ़ेद रंग जो होता है वो नॉर्मली अच्छा रंग होता है, काला रंग जो होता है वो खराब होता है। तो काला है वो है कि ब्लाइंडनेस से एसोसिएटेड होता है ज़्यादा। दोनों में निगाह कम होती है, सफ़ेद मोतिये और काले मोतिये में। सफ़ेद मोतिये का जब अगर हम ऑपरेशन करें तो ये जो निगाह है वो वापस आ जाती है। जो काला मोतिया है वो लेंस की ट्रांसपेरेंसी से उसका कोई संबंध नहीं है। वो आँख के अंदर एक आई प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। जैसे कि रक्तचाप होता है या ब्लड प्रेशर होता है बॉडी के अंदर, वैसे ही आई के अंदर कुछ फ्लूइड बनता है जिसके करके आंख का एक प्रेशर मेंटेन होता है, उसको इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। तो किसी कारणवश ये अगर प्रेशर बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ने से जो आंख की जो नस है वो सूख जाती है और इसके करके इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो जो आंख की नस को सूखना होता है ये ग्लोकोमा बोला जाता है। ये काला मोतिया या ग्लोकोमा होता है जिसमें कि आई का प्रेशर बढ़ने करके जो नॉर्मल वाइटैलिटी या फंक्शनिंग है ऑप्टिक नर्व की वो खत्म हो जाती है। तो सफ़ेद मोतिया इज कैटरैक्ट जो कि सर्जरी से रिवर्सिबल होता है। काला मोतिया होता है जिसमें आई का प्रेशर होने से आंख की नस सूखती है, मगर उसमें जो विजन चली जाती है या जो ब्लाइंडनेस होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती। जो विजन लॉस हो गया वो रिवर्स नहीं होता। इसी से जुड़ा ही मेरा एक सवाल है, क्योंकि हमने काफी सारी इन रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि मोतियाबिंद की वजह से, सफेद मोतियाबिंद की वजह से भी अंधापन होता है। इनफैक्ट दुनिया भर में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कहलाता है। तो क्यों होता है? देखिए, अंधापन तो दोनों में होता है, एक रिवर्सिबल है एक नॉन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स कि अगर आपकी सर्जरी करी जाए तो वो हो जाएगा। अगर आप इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद मोतिये की सर्जरी होती है। इंडिया में एक साल में लगभग 75 से 80 लाख सर्जरीज पर ईयर होती है, विच इज़ मोर देन US, यूरोप एंड चाइना पुट टुगेदर। सो बेसिकली द इंसिडेंस ऑफ सफ़ेद मोतिया इज़ वेरी हाई। उससे ब्लाइंडनेस जरूर होती है, व्यक्ति की पेनलेस प्रोग्रेसिव विजन कम होती है, मगर ये विजन जो है वो ऑपरेशन करने से सही हो जाती है, वापस आ जाती है। तो मतलब जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, अगर आपके पास एक पारदर्शी शीशा है, उस शीशे के थ्रू आप देख सकते हैं, मगर अगर वो फ्रॉस्ट हो जाए तो उसके थ्रू आप नहीं देख सकेंगे। मगर अगर आप ये शीशे को बदल दें तो आपकी विजन वापस आ जाएगी। तो सिमिलरली जो लेंस है आपका, जो ट्रांसपेरेंट लेंस है जो ओपेक हो गया, उसको अगर हम निकाल दें और उसकी जगह नया कृत्रिम लेंस डाल दें तो व्यक्ति की विजन वापस आ जाती है। अब ये जो लाइट है ये लेंस के जरिए व्यक्ति के पर्दे पे जाती है, पर्दे से ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाती है।
अगर आपकी नस सूख गई है तो चित्र चाहे आपका ठीक बन रहा हो, जो काले मोतिये में होता है वो उसकी जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, और वो एक बार नस सूख गई, जैसे व्यक्ति का आप कहते हैं पैरालिसिस हो गया, उसी तरह नस अगर सूख गई तो वो उससे फिर विजन व्यक्ति की वापस नहीं आएगी। तो सफेद मोतिया यस इज अ कॉज, लीडिंग कॉज ऑफ रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। ठीक किया जा सकता ठीक है, किया जा सकता है ऑपरेशन से। एक बात ये बताइए, क्या हम सबको, यहाँ मौजूद जितने लोग हैं सबको मोतियाबिंद होना ही होना है? जी, गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ, जैसे आपके बाल सफेद पड़ते हैं उसी प्रकार आंख का जो लेंस है, ये एजिंग मैकेनिज्म से उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं लेंस में वो डीनेचर हो जाती हैं, और ये जो प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं ये सब व्यक्तियों को होगा। कुछ को जल्दी हो जाता है, कुछ को लेट हो जाता है, और इसके कई कारण होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इवन चिल्ड्रन, नवजातु जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी कैटरेक्ट हो सकता है, कंजेनिटल कैटरेक्ट भी हो सकता है। वो जमांद्रू होता है, उसमें व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, बच्चे की जो लेंस की डेवलपमेंट है वो खराब हो जाती है। कॉमन कॉज एक रुबेला की आपने इन्फेक्शन सुनी होगी, तो रुबेला की इन्फेक्शन से वो लेंस की डेवलपमेंट नहीं हुई तो बच्चा कैटरेक्ट के साथ पैदा हुआ। तो कैटरेक्ट जन्म से भी हो सकता है, चोट लगने से भी हो सकता है बच्चों को, जैसे दिवाली दशहरा अभी निकला है तीर कमान के, उससे हो सकता है कैटरेक्ट, और कई प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीजेस से भी कैटरेक्ट हो सकता है, रेडिएशन से कैटरेक्ट हो सकता है, डायबिटीज करके हो सकता है। बट द लीडिंग कॉज ऑफ कैटरेक्ट इज एज रिलेटेड सिनाइल कैटरेक्ट। वो नॉर्मली इंडिया में 45-50 साल के बाद आता है। बट आपका जो सवाल है कि सबको होगा, हाँ जी, गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ ऑल ऑफ अस विल हैव कैटरेक्ट। मतलब कैटरैक्ट से हम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अब आपके रास्ते आ रही है। कैसे पता चलेगा कि हमें कैटरैक्ट होना शुरू हो गया है? लक्षण क्या होंगे इसके? कैटरैक्ट का लक्षण मेन जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन, यानी कि बिना दर्द के हल्के हल्के आपकी निगाह कम हो रही है। दूसरा लक्षण, आप चश्मे की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं मुझे चश्मा नहीं काम कर रहा, तो चश्मे का नंबर बार बार बदल जाता है। तीसरा, डे और नाइट में विजन में फ्लक्चुएशन होती है। कुछ प्रकार के कैटरेक्ट होते हैं जिसको हम पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं। ब्राइट लाइट में या पढ़ने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। और यूनिओकुलर, यानी कि एक आंख से ही चित्र जो है डबल या ट्रिपल दिखता है, यानी कि यूनिओकुलर पॉलियोपिया या डिप्लोपिया जो होता है वो होता है व्यक्ति को। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, बट पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन इज द मेन सिम्टम जो व्यक्ति को होता है। मतलब अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो दर्द नहीं होगा? दर्द नहीं होगा, हल्के हल्के निगाह प्रोग्रेसिवली कम होती जाएगी। मतलब आज आप चार्ट में 6/6 पढ़ रहे हैं, फिर 6/9 हो गया, फिर 6/12 हो गया, तो प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन होती है। जैसे जैसे मोतिया बढ़ता जाता है, या जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं पकता जाता है, वैसे वैसे निगाह और कम होती जाती है, यानी कि वो ज़्यादा सफ़ेद पड़ता जाता है जो लेंस है। अच्छा, जब भी मोतियाबिंद की बात होती है हम सबके मन में यही आता है कि यार ये तो बुढ़ापे की बीमारी है, तो 50 साल के बाद ही होगी। क्या वाकई ऐसा होता है कि 50 साल के बाद ही होती है, उससे पहले हो सकती है? नहीं, वो मैंने आपको अभी जैसे बोला कि इवन चिल्ड्रन कैन बी बॉर्न विद कैटरेक्ट, और अगर किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड डिजीज़ है, रेडियोथेरेपी वगैरह है, सोलर एक्सपोजर ज़्यादा है, उसके करके भी लेंस पे या चोट लगने से उन केसेस में भी कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है। और एक और चीज़ होती है जिसको हम हिस्ट्री ऑफ एंटिसिपेशन कहते हैं। अगर आपके माता पिता को छोटी उम्र में कैटरेक्ट हुआ है तो नेक्स्ट जनरेशन को उससे 5-7 साल पहले और कैटरेक्ट होगा। सो बेसिकली देयर इज ऑल्सो अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बट टिपिकली जो आप कह रहे हैं वो सही है, बुढ़ापे की बीमारी है। बट आजकल बुढ़ापा 50 साल को नहीं कहते, मतलब इन द सेंस के भाई 50 साल के बाद नॉर्मली ये कैटरेक्ट के लक्षण आते हैं। अच्छा, मगर जल्दी भी हो सकता है। डॉक्टर महिपाल, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या सिर्फ सर्जरी से ही मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है, दवाइयों से नहीं हो सकता? देखिए, ये जो आपने बोला है ये बिल्कुल सही बोला है। आज की तारीख में दी ओनली ट्रीटमेंट जो कैटरेक्ट का होता है वो सर्जरी होता है। ये लोगों का भ्रम है कि कुछ प्रकार की दवाइयां हैं जो कि अगर दवाइयां डाली जाएं आँख में तो उसमें मोतियाबिंद जो है वो कट सकता है या वापस जा सकता है। कोई होम्योपैथ्स भी क्लेम करते हैं, आयुर्वेद वगैरह भी क्लेम करते हैं, बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सर्जिकल क्योर इज़ द ओनली क्योर फॉर कैटरेक्ट। इसमें आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, जिसमें कि जो लेंस आपका जो पारदर्शी था, जो ओपेक हो गया है, उसको हम निकालेंगे और उसकी जगह नया लेंस इम्प्लांट करेंगे। तो सर्जरी के सिवाय कोई और इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये लोगों को
भ्रम है कि भाई हम दवाई डालते रहेंगे तो हमारा मोतिया जो है स्लो भी नहीं होता। इसके ऊपर रिसर्च बहुत चल रही है कि भाई कोई ऐसी दवाई आ जाए, जैसे आज की तारीख में एजिंग को रोकने की कोई तरकीब नहीं है, उसी तरह कैटरेक्ट भी एक एजिंग की बीमारी है। तो लेंस को एज करने से अभी कोई ऐसी दवाई नहीं आई है जिससे हम रोक सकें कि जिससे कि मोतियाबिंद बढ़ना बंद हो जाए या रिवर्स हो जाए। मतलब सर्जरी ही आपको करानी पड़ेगी और किसी भी दवाई से ये चीज़ नहीं। ठीक नहीं होगी, तो नहीं। जो ऐसे दावे करते हैं लोग उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। जी, और अब एक चीज़ और है कि अगर समय रहते मोतियाबिंद का, सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना किया जाए तो वो काले मोती में बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये भ्रम में रहना कि भाई मैं दवाई डालते रहूँगा और मेरा मतलब मोतिया रिवर्स हो जाएगा या हट जाएगा और वेट करते रहें ऑपरेशन के लिए, तो हमको वो चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि कल को हम काले मोतिये के अंदर ये सफ़ेद मोतिया ना बदल जाए। चलिए, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। जी। अब ये सर्जरी कराने का सही समय क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी सर्दियों में कराओ तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, समय दो चीज़ों से मैं आपको देता हूँ। एक ये है कि कब सर्जरी होनी चाहिए और दूसरा सीज़न की बात, वो सेकेंडरी बात है। आज की तारीख में जब भी व्यक्ति को रोज़मर्रा का काम करने में दिक्कत आ रही है तो उनको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ये भी एक मिथ है कि जब तक मोतिया ना पके तब तक ऑपरेशन नहीं करवाना। ये पुराने ज़माने की जो टेक्निक्स होती थी आज से 50 साल पहले, वो टेक्निक्स में ये होता है। आज की तारीख में द डे पेशेंट फील्स कि मैं रोज़मर्रा का काम, चाहे वो लिखने पढ़ने का काम हो, चाहे वो ड्राइविंग का काम हो, टेलीविज़न देखना हो, ऑपरेट करना हो किसी सर्जन को, कोई घड़ी वाले को घड़ी बनानी हो या जो कुछ भी है, अगर आपको रोज़मर्रा का काम करने में परेशानी हो रही है तो आप कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाइए। कैटरेक्ट जो है, जिसको हम कहते हैं कि पकने से पहले अगर ऑपरेशन आज की तारीख में हो तो वो ज़्यादा सरल होता है और कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम होता है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा था रिगार्डिंग दी सीज़न, ये एक और मिथ है, क्योंकि पहले ज़माने में जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता था तो व्यक्ति को इमोबिलाइज कर देते थे, वो हिल नहीं सकते थे वगैरह जो कुछ भी है। तो जो हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट जब होता था उसमें थोड़ा इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता था, टाँके लगते थे, या बिना टाँके के भी जो ऑपरेशन होता था उसमें इंसिजन बहुत बड़ा होता था। तो इसलिए वो एक पुरानी थॉट प्रोसेस है कि भाई हमको सर्दियों में ऑपरेशन कराना चाहिए। आज की तारीख में जो बिना टाँके के ऑपरेशन होते हैं उनमें रिहैबिलिटेशन बहुत फास्ट होती है, रिकवरी, और उस पर्टिकुलर केस में सीजन हैज़ ज़ीरो इफेक्ट ऑन दी सर्जिकल आउटकम्स। तो इसलिए सर्जरी जब भी आपको करानी है आप करा सकते हैं। ये भ्रम अब हल्के हल्के ख़त्म होता जा रहा है। लोग पहले गर्मियों में या बरसातों में नहीं कराते थे, मगर अब वो हल्के हल्के सीजनल वेरिएशन कम हो रही है। अच्छा, वो आपने अभी ये मोतियाबिंद पकने वाली बात कही, क्योंकि जी। मेरा एक सवाल इससे जुड़ा है, ये पकने का मतलब क्या होता है? पकने का मतलब ये होता है मैच्योर होना। तो बेसिकली अगर आपका जो लेंस है उसमें जो ओपेसिफिकेशन हो रही है, इफ़ दैट इज़ इन्वॉल्विंग ओनली थोड़ा सा पार्ट, तो उसको हम इमेच्योर कैटरेक्ट कहते हैं। उसके थोड़ा बाद अगर आप समझा दीजिए कि क्या समझाना ये है कि भाई आपका शीशा है, जैसे मैंने आपको बोला शीशा आगे से ट्रांसपेरेंट है, उसमें कुछ छपाक आने शुरू हो गए, तो वो पूरा तो सफ़ेद नहीं हुआ, अभी शीशा फ्रॉस्ट नहीं हुआ पूरा, ओनली पार्ट में हुआ। तो पार्ट में अगर कोई चीज़ हो रही हो, मतलब कि जो पूरा लेंस ना इन्वॉल्व हुआ हो, उसको हम इमेच्योर कैटरेक्ट कहते हैं। और अगर पूरा का पूरा जो नेचुरल लेंस है वो पूरा का पूरा अगर सफ़ेद हो गया है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, मैच्योर कैटरेक्ट, मतलब पूरा पक गया है। और उसके बाद भी अगर व्यक्ति ने ऑपरेशन नहीं किया तो उसमें कुछ फ्लूइडिटी आ जाती है, कैल्सिफिक डिपॉजिट आ जाते हैं, उसको हम हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट कहते हैं। तो कैटरेक्ट इमेच्योर हो सकता है और इमेच्योर के टाइम ही ऑपरेशन आज की टेक्निक्स के हिसाब से कराना चाहिए। मैच्योर होता है जब पूरा कैटरेक्ट या पूरा लेंस जो है पूरा कैटरेक्टस हो गया, मतलब पूरा सफ़ेद हो गया। और हाइपर मैच्योर जब उससे भी और ख़राब हो जाता है तो वो होता है। ये 3 तरह की उसकी डिवीजन आती हैं। ये सुन के मुझे समझ में आ गया कि पकने से पहले क्यों ज़रूरी है मोतियाबिंद का ऑपरेशन पकने कराना। से ज़रूरी इसलिए, पकने से पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की जो टेक्निक्स हैं उसमें हम कैटरेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उसको सक आउट करते हैं।
तो मोतिया जो है वो पकने से साथ साथ हार्ड होता जाता है, जैसे कोई पत्थर की तरह या बीटल नट की तरह वो लेंस अंदर पड़े पड़े वो कंसोलिडेट होके हार्ड हो जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और वो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब इमेच्योर होता है कैटरेक्ट तो उसको छोटे पीसेस में ब्रेक करने से ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जी सर्जरी पर। जी। तो मोतियाबिंद निकालने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, क्या क्या अलग अलग तरह की सर्जरीज की जाती है? ओके। जो मोतिया है उसकी पहले जो सर्जरी होती थी, एक ये भी आपको या लोगों को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, वैसे ही हिंदुस्तान मेडिकल साइंस में सबसे आगे होता है। सबसे पहले कैटरेक्ट की जो टेक्निक थी सर्जरी की वो हिंदुस्तान में सुश्रुत ने डिफाइन करी थी। सुश्रुत ने जो डिफाइन करी थी उसमें कैटरेक्ट का मतलब लैटिन में वाटरफॉल होता है, जैसे कि पानी गिर रहा हो मगर वो उससे आपको पानी के पीछे नहीं दिखता। तो उसमें जो लेंस होता था उसके जो जोन्यूल्स कहते हैं जिससे वो जगह पे पड़ा होता है, उसको एक नीडल डाल के जोन्यूल्स को काट देते थे और लेंस को आंख के अंदर ही पीछे गिरा देते थे। तो दिस वाज कॉल्ड एज काउचिंग, जैसे काउच पे आप उसको है तो दिस वाज कॉल्ड एज काउचिंग। एंड सुश्रुत ने ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, क्योंकि आपको वो जो वाइट चीज़ आ रही है आपके ये प्यूपिल के बीच में उसको आपको सेंटर से हटाना है, तभी लाइट पीछे जाएगी। उसके बाद जो टेक्निक्स आई उसको हम इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं, जिसमें लेंस को सिंगल पीस में उसको बाहर निकाल देते थे। उसके बाद एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी आई, जिसमें कि हम लेंस की जो परत होती है या कैप्सूल होता है उसको ब्रेक करके न्यूक्लियस को सिंगल पीस निकालते थे। उसके बाद जो टेक्निक आई उसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फेको का मतलब लेंस नहीं, फेको का मतलब लेंस, फेंकना नहीं, फेको। तो दिस इज अ ग्रीक वर्ड फेको। इमल्सिफिकेशन का मतलब किसी चीज़ का चूरा करना, इमल्सिफाई करना, जैसे मिक्सी में किसी चीज़ को। तो उस तरह हम लेंस को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उसको हम निकाल देते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंस डाल देते हैं। फेको के बाद जो नेक्स्ट टेक्निक आई उसको कहते हैं फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि फ्लैक्स, विच इज़ ऑल्सो अ सेमी रोबोटिक कंप्यूटर कंट्रोल्ड लेज़र की एप्लीकेशन से हम कैटरेक्ट के कुछ सर्जरी के कुछ प्रोसेस या कुछ पार्ट उससे करते हैं। तो प्रेजेंट टेक्निक अगर आप देखें जो लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक है उसको हम फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। तो ये बिना इंजेक्शन, बिना टाँके और बिना पैड के, यानी कि पट्टी नहीं बांधनी पड़ती, उसको हम बोलते हैं नो इंजेक्शन, नो स्टिच, नो पैड, ऑलमोस्ट वेरी इंस्टेंट साइट विजुअल रिकवरी। ये सुनने में बहुत अच्छी सर्जरी लग रही है मुझे। जी। और इनफैक्ट ये पूरा एवोल्यूशन ऑफ सर्जरी जो आपने बताया कि इतनी सारी सर्जरीज पहले होती आई हैं और अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो फेम्टो है, तो क्या ऑब्वियसली फिर इसकी रिकवरी भी पहले वाली सर्जरी से जल्दी होती होगी? जी, जल्दी होती है रिकवरी। और इसमें द मेन थिंग इज़ कि इट इज़ अ प्रिसाइज सर्जरी। इसकी रिपीटेबिलिटी ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है और इसमें आउटकम्स जो हैं वो फास्टर हैं। इट इज़ मच मोर जेंटल ऑन द आई। ओके, तो हम क्या ये सर्जरी देख सकते हैं कि कैसे की जाती है डॉक्टर महिपाल? आइए मैं आपको ये सर्जरी दिखाता हूँ, आप चलिए आपको सर्जरी के स्टेप्स दिखाते हैं। हम ये प्रोसीजर फेम्टोसेकंड लेज़र प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक रोबोटिक AI ड्रिवन ब्लेड फ्री कैटरेक्ट सर्जरी है। अब देखिए ये पेशेंट का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है। ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक का कोन आँख पर रखा जाता है जिसके द्वारा लेज़र आई से कनेक्ट होता है। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक से आई के स्कैन लिए जाते हैं और प्रोग्राम ट्रीटमेंट को आँख पर परफेक्टली फिट करके लेज़र से 1 मिनट से कम में कंप्लीट प्रोसीजर किया जाता है। लेज़र प्री ट्रीटमेंट के बाद हम सेफली इस फ्रैगमेंटेड कैटरेक्ट को रिमूव कर सकते हैं और जब ये कैटरेक्ट रिमूव हो जाता है इसके स्थान पर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लेंस यानी कि IOL को हम इम्प्लांट कर देते हैं जिससे कि पेशेंट अच्छी और बढ़िया विजन रिकवर करता है। हमने अभी ये देखा कि फेम्टो सर्जरी कैसे की जाती है और बहुत ही आधुनिक टेक्निक है ये। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो लोग ये सर्जरी करवाना चाह रहे हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको मालूम होनी चाहिए सर्जरी करवाने से पहले? देखिए इसमें सर्जरी करने से पहले प्री ऑपरेटिव चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
जिसमें कि हम कुछ जांच करके ये देखते हैं कि कोई और बीमारी तो नहीं है, सिर्फ मोतियाबिंद है। एक और टेस्ट जो कि बिल्कुल असेंशियल है वो लेंस की पावर कैलकुलेशन है, यानी कि आँख में जो आर्टिफिशियल लेंस डालना है उसका एक पंथ दो काज। क्या दो काज? उसका ये है, एक तो आपकी निगाह वापस आ रही है, और दूसरा अगर हम लेंस का नंबर सही तरह से उसको मेजर किया जाए तो आपकी चश्मे की ज़रूरत जो है सर्जरी के बाद वो बहुत कम हो सकती है। तो उससे आपको लेंस की पावर एक्यूरेसी से, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को -5 का चश्मा पहले लगा हुआ है या +5 का भी लगा हुआ है, तो लेंस की जो पावर्स आती हैं जो नॉर्मल कमर्शियली अवेलेबल होती हैं वो 4 नंबर से लेके 36 नंबर तक होती है। तो हर व्यक्ति की आंख के लिए कस्टमाइज्ड लेंस होता है। अगर आपका सिलिंड्रिकल पावर भी है जन्म से लगा हुआ चश्मे के अंदर, तो वो भी टॉरिक लेंस आज की तारीख में आ गए हैं, वो आप उसमें कर सकते हैं। तो प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट के व्यक्ति की आंख की कंडीशन क्या है, पर्दे की कंडीशन क्या है, व्यक्ति का कॉर्निया अच्छा है कि नहीं है, कोई और डिजीज़ है कि नहीं है, और लेंस पावर कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही साथ सिस्टमिक कुछ नॉर्मल छोटी सी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे ब्लड शुगर हो गया, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन, कार्डियोलॉजी वगैरह, ईसीजी वगैरह। तो ये हम मतलब नॉर्मल जो प्री ऑपरेटिव चेक्स होते हैं वो करने होते हैं। तो ये व्यक्ति को ये है कि पहले आपकी एक बार जांच जरूर होगी, उसके बाद हम टाइप ऑफ सर्जरी आपसे डिस्कस करेंगे पेशेंट से, और उससे ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और या डिसीजन लिया जाएगा कि हम किस प्रकार की सर्जरी कराना चाहते हैं, क्या क्या प्रकार की सर्जरीज हैं, और आगे आप लेंस वगैरह कौन सा डलवाना चाहते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि लेंस एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरी सर्जरी का, जी क्योंकि मोतियाबिंद वाला लेंस हटा के एक नया लेंस लगाया जा रहा है। जी। तो डॉक्टर महिपाल, अगर आप थोड़ा आसान भाषा में हमारे ऑडियंस के लिए ये समझा दीजिए क्या क्या अलग तरह के लेंसेज होते हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, लेंस जो है वो इंट्रा ऑकुलर लेंस है, इसमें भी एक हिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो एक डॉक्टर थे इंग्लैंड में, सर हैरोल्ड रिडली, उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद उनके साथ एक इंटर्न खड़े हुए थे, वो देख रहे थे। उन्होंने कहा, सर आपने लेंस तो निकाल दिया मगर इसकी जगह नया लेंस नहीं डाला। तो उससे ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि जो हम लेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि ये लेंस जो होता है उसकी एक पावर होती है, इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव मैकेनिज्म। जैसे चश्मे का लेंस है या कॉन्टैक्ट लेंस है, उसकी पावर, उसमें दृष्टि दोष दूर करने के लिए वो यूज़ होता है। तो आप किसी भी पावर का लेंस उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उससे उनको आइडिया आया कि भैया ये लेंस जो निकाल रहे हैं उसकी जगह हम कोई नया पावर का लेंस डाल दें, तो व्यक्ति को बाद में, पहले जो सर्जरीज होती थी उसमें मोटे मोटे चश्मे लगते थे। अगर आप पुराने ज़माने की फिल्में देखें तो उसको हम सोडा वाटर लेंसेज बोलते थे। मोटे मोटे चश्मे लगते थे चश्मे के मतलब ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ओरिजिनल लेंस निकल गया, नया लेंस आपने कोई डाला नहीं, तो मोटे चश्मे लगते थे। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मतलब कोई पायलट था, उसका जो शीशा होता है प्लेन का, उसका कण टूटा हुआ उसके पायलट की आंख में पड़ा हुआ था, और वो इनर्ट था, यानी कि उसमें आंख में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। वो जो आंख थी वो बिल्कुल क्वाइट थी। उससे उनको ये आया कि ये जो पर्सपेक्स मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, वो मटेरियल का हम कृत्रिम लेंस बना लें। तो ये लेंस तब से डेवलप होने शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है क्वालिटी ऑफ लेंस में। और उसके जो ऑप्टिक्स हैं या जो उससे जो उसका मटेरियल है वो भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, और ऑप्टिक्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, जिससे कि पेशेंट को डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस पोस्ट ऑपरेटिवली लगभग बहुत रिड्यूस हो गई है, या उसको हो सकता है कि चश्मे की बहुत कम ज़रूरत पड़े। तो इसमें लेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई। यानी ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। जी। तो पर अगर आप थोड़े और लेंसेज के बारे में भी बता सकते हैं। तो लेंसेज जो होते हैं, जैसे चश्मे आमतौर पर लोग लगाते हैं, तो एक होता है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस जो होता है उसका एक पावर होता है, यानी कि जो भी आपने पावर फिक्स कर दी वो एक डिस्टेंस के लिए काम करेगा, बाकी डिस्टेंस के लिए ऊपर से चश्मे का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब व्यक्ति को ऑपरेशन के बाद ऊपर से चश्मे का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस के बाद जो नेक्स्ट तरह के लेंस आते हैं उसको हम मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। पहले मल्टीफोकल जो लेंस होते थे वो बाईफोकल होते थे, यानी कि उसमें दूर और पास के दो फोकस होते थे, या
इंटरमीडिएट और पास के 2 फोकस होते थे, या डिस्टेंस और इंटरमीडिएट के होते थे। अब जो लेंसेज में ईजाद हुआ है या इम्प्रूवमेंट हुई है उसको हम ट्राईफोकल लेंस कहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो डिजिटल व्यवस्था है या जो कंप्यूटर देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट बन गया व्यक्ति की लाइफ का। तो ट्राई का मतलब 3 फोकस, एक फोकस डिस्टेंस पे, एक फोकस कंप्यूटर के लिए और एक फोकस नज़दीक का पढ़ने के लिए, तो वो ट्राईफोकल लेंस हो गए। और एक और लेंस है जिसको ईडॉफ लेंस कहते हैं, जिसमें कि थोड़ी डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाता है, जिसमें इंटरमीडिएट विजन और नज़दीक की विजन आती है। तो ये तो हो गए ऑप्टिकली लेंसेज किस प्रकार इंटरमीडिएट विजन यानी कंप्यूटर की विजन। अच्छा, मतलब कि फ़ोन आप देख रहे हैं, एक तो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, वो तो नियर विजन हो गया, जैसे अखबार पढ़ी या कुछ है, एक आपने कंप्यूटर पे काम किया तो वो इंटरमीडिएट हो गया, और एक डिस्टेंस हो गया। तो 3 विजन उसके लिए, तीनों विजन आती हैं। और एक होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फोकस में आपका काम करता है, तो डिस्टेंस और इंटरमीडिएट के लिए वो काम करता है। एक और चीज़ है जो लेंस है, पहले मैंने बताया था जैसे कि वो पर्सपेक्स मटेरियल जो है वो प्लास्टिक मटेरियल होता है, वो नॉन फोल्डेबल लेंस होता है, यानी कि वो लचीला नहीं होता। आज की तारीख में जो बिना टाँके का मैंने जैसे आपको सर्जरी दिखाई, तो उसके अंदर जो लेंस है वो लचीला होता है। आपने जहाँ से कैटरेक्ट को बाहर निकाला वो इंसिजन तो आपने 2 मिलीमीटर या 2.2 मिलीमीटर की कर दी। अब आपका जो प्लास्टिक का लेंस है जो कि लचीला नहीं है, तो वो 6 मिलीमीटर का लेंस है, तो आपको चीरा बड़ा करना पड़ेगा और टाँका लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने बिना टाँके का सर्जरी कराना है तो लेंस ऐसा होना चाहिए जो कि फोल्डेबल हो। तो फोल्डेबल लेंस, जैसे आपने ये कागज़ है, इसको आपने ये पूरा है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया और इसको एक इंजेक्टर में, जैसे मैंने दिखाया, इंजेक्टर के ज़रिए हमने 2 मिलीमीटर के इंसिजन से डाला, जब वो अंदर गया तो वो फुल साइज़ के लिए ओपन हो गया। तो दैट इज़ अ फोल्डेबल मटेरियल। ये एक्रिलिक मटेरियल या कभी कभी सिलिकॉन मटेरियल यूज़ होता है। तो आज की तारीख में फोल्डेबल लेंसेज हैं, उसमें मोनोफोकल हैं, ट्राईफोकल हैं और ईडॉफ लेंस है। और उसमें जैसे अब ये कैमरा से शूट कर रहे हैं, कैमरा के अंदर लेंसेज जो होते हैं वो एस्फेरिक होते हैं, एक क्रोमेटिक होते हैं। आप ये वर्ड्स जो बड़े हैं, मगर इसमें जो क्वालिटी ऑफ विजन है, जो एब्रेजन्स होती हैं वो नॉकआउट हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो आंख में लेंस अब डाले जा रहे हैं वो एस्फेरिक और एक्रोमेटिक लेंसेज हैं। तो कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। एक नया लेंस है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिसको हम LAL कहते हैं या लाइट एब्लेटेबल लेंस कहते हैं, जिसमें आपने आंख में लेंस डाल दिया और आपने ये जो मशीनों के ज़रिए आपने लेंस की पावर कैलकुलेट करी, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, आपका सटीक नहीं बैठा लेंस का नंबर, थोड़ा बहुत नंबर बच गया। उस केस में बाद में हम लेंस को फिक्स कर सकते हैं, उसकी पावर चेंज कर सकते हैं लेज़र लाइट से बाहर से डाल के। तो इतनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इंजेक्टेबल लेंस है, फोल्डेबल लेंस है, तो ये सारे हैं। बट बेसिकली फॉर कॉमन पीपल, इफ़ यू वांट कि भाई आपको चश्मा ना लगे नज़दीक दूर और पढ़ने का मतलब डिस्टेंस का, तो उस पर्टिकुलर केस में यू गो इन फॉर अ ट्राईफोकल लेंस। अगर आपको बेटर क्वालिटी विजन चाहिए, नाइट ड्राइविंग में कोई परेशानी वगैरह ना हो, तो आप मोनोफोकल लेंस के लिए जा सकते हैं। ये पेशेंट की इंडिविजुअल चॉइस होती है। अगर आप एडवांटेजेस पूछें तो जो ट्राईफोकल लेंस है उसकी एडवांटेज ये है कि आपकी डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस जो है आफ्टर सर्जरी बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर बहुत महीन काम करने के लिए आपको ज़रूरत होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्क यू कैन डू विदाउट ग्लासेस। उसकी अगर डिसएडवांटेज पूछी जाए तो कॉस्टली है काफ़ी, और दूसरा जो है उसमें कुछ रिंग्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत कभी नाइट ड्राइविंग में हैलोज दिख सकते हैं, तो कुछ रोशनी से दिख सकती है, रोशनी फैल सकती है, जैसे ग्लेयर और हैलोज। हैलोज मतलब लाइट फटती हुई दिख रही हो, जैसे फैली हुई जैसे। एक और मैं लेंस के बारे में जो आपको बताना चाहता हूँ कि सिलिंड्रिकल पावर के लेंस भी अब आ गए हैं, जो कि किसी व्यक्ति को सिलिंड्रिकल पावर अगर है तो उसमें हम लेंस डालते हैं, जिसको हम टॉरिक लेंस कहते हैं। तो टॉरिक लेंस मोनोफोकल वैरायटी में भी अवेलेबल है और ट्राईफोकल में भी अवेलेबल है, बट अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो उसमें कॉस्ट और बढ़ जाती है लेंस की। तो बेसिकली ये जो लेंसेज लगते हैं ये क्या हर इंसान की आंख के हिसाब से लगते हैं या उसकी एक प्रेफरेंस हो सकती है? प्रेफरेंस हो सकती है, बट जिस तरह की भी वो प्रेफरेंस कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट ज़रूरी है, उसकी आंख के हिसाब से लगते हैं। अगर आपकी आंख की पावर कम है तो
कम पावर का लेंस लगेगा, मतलब डिपेंड करता है कि आपको लेंस आपके पास 0 की तरफ नंबर लाने के लिए कौन सा लेंस लगना चाहिए। अगर आपकी सिलेंड्रिकल पावर साथ में है तो सिलेंड्रिकल पावर आप कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये मौका मिला है कि मैं चश्मा ना पहनूं ऑपरेशन के बाद या बहुत कम पहनूं, तो आप ये प्रीमियम लेंसेज जो होते हैं, जो टॉरिक वैरायटी या ट्राईफोकल वैरायटी के हैं, वो आप डलवा सकते हैं। तो यस, मेजरमेंट प्री ऑपरेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो सर्जिकली हम देख सकते हैं कि भाई लेंस जो आंख में जब सर्जरिकली टाइम डाल रहे हैं कि वो ठीक अलाइन हो रहा है, कि ठीक जगह पे बैठ रहा है। जैसे आपने देखा, ये सारी सर्जरी माइक्रोस्कोपिक है, इट इज़ डन अंडर वेरी हाई मैग्नीफिकेशन। तो ये हाई मैग्नीफिकेशन में बहुत सटीक तरीके से ये सर्जरी होती है और लेंस को बिठाना भी सटीक तरीके से होता है। अच्छा, ये सर्जरी जो है फेमटो पूरी, ये किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है? ये तो हम समझ रहे हैं मोतियाबिंद की सर्जरी है, पर क्या हर इंसान जैसे मोतियाबिंद है ये उसके लिए सही है? देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये फेमटो लेज़र जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो हर पेशेंट के लिए अच्छी है। एक दो सिर्फ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें यहाँ के कॉर्निया में ऊपर सफ़ेदी हो तो लेज़र वो कॉर्निया के थ्रू नहीं जा सकता, या आपका पुतली नहीं फैल रही हो तो फेमटो लेज़र नहीं कर सकते। वरना रूटीन में हर पेशेंट में ये फेमटो लेज़र जो सर्जरी है ये रिपीटेबल आउटकम्स देता है। इवन इन सर्जन्स हु आर लेस स्किल्ड, आई वुड से, द आउटकम्स आर वेरी गुड इन दिस। जो एनर्जी लगती है कैटरेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए, वो कम हो जाती है। और कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिसमें कि ये फेमटो जो है विच स्कोर्स फार ओवर द फेको। जैसे कि आपका लेंस अगर जगह से हिला हो, जिसको हम सबलक्सेटेड कैटरेक्ट कहते हैं, या एक्स्ट्रा हार्ड कैटरेक्ट हो, या कोई कैटरेक्ट हो जिसके अंदर के कैप्सूल, जैसे मैंने हाइपर मैच्योर के बोला, उसमें कैप्सूल में ओपनिंग बनाने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की कई ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर के फेमटो इज़ अ प्रेफर्ड लेज़र। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया अगर इकट्ठा हो, जिसको हम फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा कहते हैं, उसमें फेमटो इज़ अ डेफिनेटली प्रेफर्ड चॉइस। आज की तारीख में मेरे 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स ऑप्ट फॉर अ फेमटो लेज़र प्रोसीजर। आप एक गाड़ी में चल रहे हैं, आप एयरबैग्स वाली गाड़ी मांगेंगे, 4 व्हील वाली ड्राइव मांगेंगे, जो सेफ्टी को इन्हांस करे और जो आउटकम्स को प्रिडिक्टेबल करे। अगेन एंड अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज़ रिपीटेबल, प्रिडिक्टेबल, मोर एक्यूरेट, एंड जो सिलेंड्रिकल पावर है 1 नंबर से कम, उसको भी ये करेक्ट कर सकता है। आउटकम्स जो हैं, बिकॉज इट इज़ मोर जेंटल ऑन द आई, द आउटकम्स आर प्रीटी गुड। सो फेमटो लेज़र आई वुड से इज़, एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट, आई विल से, अगर उसकी कॉस्ट जो है वो कुछ कम हो जाए, क्योंकि हम कंपनी वालों से लेते हैं मशीन की एक कॉस्ट होती है, CMC होती है, और साथ में हर पेशेंट में एक पेशेंट इंटरफेस लगता है जो प्लास्टिक का कोन होता है, जिससे क्या उसके चार्जेस होते हैं, विच इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। तो अगर तो ये इसके चार्जेस कम हो जाए तो इट विल बिकम स्टैंडर्ड ऑफ केयर। आज की तारीख में स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर देर आर पीपल हु कैन अफोर्ड एंड देर आर पीपल हु कांट अफोर्ड, सो इट इज़ नॉट बिकम दी स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बट इट इज़ डेफिनेटली एक एडवांस्ड टेक्निक है जो कि हम और आप, अगर हमें करवाना हो तो हम वो करवाना चाहेंगे। पर कॉस्टिंग के अलावा, प्राइसिंग के अलावा, क्या कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फेमटो काम नहीं करेगा? वो मैंने बता दिया, सिर्फ 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि अगर कॉर्निया जैसे पुतली होती है सामने, वो सफ़ेद हुई हो किसी तरह से साथ में कैटरेक्ट के, तो उस केस में लेज़र जो है, लेज़र हैज़ टू रीच दी लेंस। जो आपका जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट लेंस था जिसमें कैटरेक्ट हुआ है, उसको जब तक लेज़र हिट नहीं करेगा तो वो होगा नहीं। दूसरा है जो प्यूपिल होता है, कुछ बीमारियों में प्यूपिल बाउंड डाउन हो जाता है, तो उसमें भी वो बाउंड डाउन मतलब चिपक जाता है, लेंस के साथ चिपक जाता है, तो उसमें भी वो लाइट अंदर नहीं जा सकती। तो बेसिकली ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फेमटो काम नहीं करता, बट दे आर वेरी लिमिटेड एंड देर आर वेज टू एक्चुअली ओवरकम दैट। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हाँ, उनमें ये सर्जरी की जा सकती बिल्कुल है। की जा सकती और है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दीजिए, अगर मुझे जैसे 2-3 दिन में सर्जरी के लिए आना है तो हाँ। क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका मुझे ख्याल रखना चाहिए? क्या मैं बाल ना धोऊं या फिर स्विमिंग के लिए ना जाऊं या कुछ भी ऐसी चीज़ ना करूं? सर्जरी से पहले किन बातों का ख्याल रखूं? सर्जरी से पहले नॉर्मली कोई विशेष, एक तो मैंने आपको बोला जांच वगैरह करनी चाहिए, और नॉर्मली हम सर्जरी से पहले कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। ब्लड टेस्ट आपको शुगर वगैरह कराना है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है मतलब कि विशेष, बट आपको थोड़े एंटीबायोटिक ड्रॉप अगर 2-3 दिन पड़ जाएं तो वो बेटर रहता है, क्योंकि कंजंक्टिवा में कोई कीटाणु जैसे स्किन के आसपास होते हैं, वो अगर ना हो
तो वो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस जो होते हैं वो कम कर देते हैं। उसके सिवाय कोई विशेष ऐसा वो नहीं है, मतलब आप सुबह आते हैं सर्जरी करा के 15-20 मिनट की एंड यू वॉक अवे, देर इज़ नो लॉन्ग टर्म एडमिशन और एनीथिंग विच इज़ देयर। बाकी बेटर ये है कि आप हेड बाथ वगैरह लेके आ जाएं, बिकॉज पानी से हेड बाथ और डायरेक्ट फ्लैशिंग ऑफ वाटर से कुछ रोज़ के लिए हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट खाने पीने का सर्जरी के बाद कोई परहेज़ नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक डाइट लीजिए, बीपी की जो दवाई ले रहे हैं वो जो कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट डे और इवन सेम डे इवनिंग यू कैन वॉच टेलीविजन और यू कैन डू वट एवर। दवाइयाँ थोड़ी रिगरसली डालनी पड़ती हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, बट उससे ज़्यादा कोई वो विशेष रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं इसमें सर्जरी में, बिकॉज जो सर्जरी है वो बिना टांके की है, छोटा सा महीम चीरा है, ड्रॉप्स के साथ होती है। कोई मतलब उसमें बहुत मतलब कुछ केसेस में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है, बट नॉर्मली जो एडवांस सर्जन्स हैं जो हु आर मोर स्किलफुल दे डू इट अंडर ड्रॉप एनेस्थीसिया या टॉपिकल एनेस्थीसिया। तो उसमें व्यक्ति जो है वो कंफर्टेबल होता है, नॉर्मली पेन वगैरह नहीं होती अंटिल ऑफ कोर्स कोई कॉम्प्लिकेशन हो। लाली वगैरह नहीं होती, पता भी नहीं चल सकता कि भाई आपका ऑपरेशन हुआ है। आपको कई लोगों का पता भी नहीं चलता, हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेताओं ने भी कैटरेक्ट सर्जरी कराई है और आपको पता भी नहीं चला कि भाई उन्होंने कराई है। दे हैव कंटिन्यूड विद देयर वर्क, even top professionals etc. and everyone basically ओल्ड एज में कराते हैं तो पता चलता नहीं है। बड़े बड़े एक्टरों ने भी कराई हुई हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे भी डाली है, बट आप लोगों को नॉर्मली मतलब उनका कोई वर्क शेड्यूल में डिसलोकेशन नहीं होती। अच्छा, पर इमिडिएटली बाद कितने घंटे या कितने दिन तक आपको टीवी या मोबाइल फोन नहीं देखना चाहिए? शाम को देखिए, अगले दिन देखिए, कोई डाउन टाइम नहीं है? डाउन टाइम मतलब बेसिकली वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, कोई टेलीविजन वगैरह देखने में या किसी चीज़ में या मोबाइल वगैरह में वो कोई ऐसी बात नहीं होती है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है या लाइट आदमी फील कर सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नो बेड रेस्ट एज सच और देर इज़ नथिंग। इट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द सर्जरी, द प्रिसीजन ऑफ द सर्जरी इज़ सो ग्रेट एंड इट इज़ मिनिमली इन्वेजिव। सबसे ज़रूरी है कि भाई छोटी सी इन्वेजिव, आपका उसमें कोई जो लेंस होता है जिसको हम निकाल रहे हैं उसमें कोई नर्व्स नहीं होती हैं, तो व्यक्ति को पेन नहीं होती है लेंस को जब हम निकाल रहे हैं, और जहाँ डाला है वहाँ पे भी कोई रॉनेस नहीं होती है। सिर्फ जो 2 मिलीमीटर या 2.5 मिलीमीटर का जो छोटा सा कॉर्नियल इंसिजन है उसमें थोड़ी सी रड़कन हो सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ सर्जरी हैज़ गॉन बिल्कुल एज प्लान्ड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, तो देर इज़ नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन दैट वी टेल टू द पेशेंट। और जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई खेलता है या जॉगिंग रनिंग, तब जॉगिंग रनिंग 2-4 दिन में कर सकते हैं, कोई उसमें विशेष प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यस, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड ऑल में भी अ वीक 10 days दैट यू कैन। द पॉइंट इज़ कि चीरा जो है वो इतना छोटा है कि नॉर्मली कोई उसमें नहीं। हमसे पेशेंट पूछते हैं, हम तो कहते हैं आपने शीर्षासन करना है, आप हफ्ते में शीर्षासन करिए, 5 दिन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और फॉलो अप पर लेते रहें? फॉलो अप जो हमारा होता है नॉर्मल 1 day 1 week एंड 3 weeks होता है, दैट्स इट। मतलब सर्जरी के 1 दिन बाद? हाँ, उसके फिर बाद 1 सप्ताह के बाद और फिर 3 weeks के बाद। ओके। तो जिनको चश्मा वगैरह हमने देना होता है, जैसे कि मतलब रीडिंग का, या कोई किसी ने मोनोफोकल लेंस या जो भी नंबर थोड़ा बहुत बच गया, थोड़ा बहुत नंबर 0.25 0.5 या थोड़ा बहुत तो बचता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ग्लासेस वी गिव एट 2 to 3 weeks टाइम। ओके, दैट इज़ अबाउट इट। और क्या कोई भी साइड इफेक्ट है इस सर्जरी का? साइड इफेक्ट हर सर्जरी का होता है, मैं उसको सर्जरी को ट्रिविलाइज नहीं करना चाहता। सर्जरी इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रिसीजन सर्जरी, जिसमें कि स्किल सेट, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। when you are looking at complications, normally the incidence of complications, there are books written on complications for cataract surgery, but overall the incidence of complication can be about 0.1 to 0.2% in skilled hands. Below मतलब 99% और 99.67 97 मतलब पेशेंट्स में नॉर्मली आउटकम्स अच्छी आ जाती हैं। बहुत ही कम रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर्स हैं मगर कम है जी हाँ। और आखिरी सवाल, सबसे ज़रूरी सवाल हमारे ऑडियंस का ये है, कुल मिलाकर अगर मोटा माटी बॉल पार्क फिगर बता दीजिए, खर्चा कितना आएगा? देखिए, डाइवर्सिटी इज द पार्ट ऑफ इंडिया। सिमिलरली कैटरेक्ट सर्जरी में बहुत बड़ा रेंज है और बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। तो आयुष्मान भारत जो है उसमें जो सर्जरी है उसमें 7,000 रुपया सर्जरी के लिए पे किया जाता है। आप फेम्टो कैटरेक्ट पे चले जाएं, उसमें लेंस आप ट्राईफोकल लगाएं या ट्राईफोकल टॉरिक लगाएं तो वो 2 लाख रुपए तक आ सकती है।
तो सर्जिकल जो खर्चा है वो मतलब कि 7 से 10 हज़ार से शुरू होके 2 लाख रुपए तक चला जाता है। आप फिर चुन सकते हैं कि आपके लिए कौन सा हाँ। बेहतर है। वो आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है और आप कहाँ पे सर्जरी करा रहे हैं, किस प्रकार की सर्जरी करा रहे हैं। मतलब एक स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होती है जो कि जिसमें फेको इस्तेमाल नहीं होता, वो स्टिल चीपर होती है। तो इंडिया में हर प्रकार की सर्जरीज होती हैं। आप यू हैव बुलक कार्ट्स एंड यू हैव एरोप्लेन्स, सो एवरीवन इज चूजिंग, बट एज वी आर सीइंग ओवर टाइम majority ऑफ द पेशेंट्स जहाँ पे सर्जरी फ्री भी हो रही है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे पेशेंट कैन चूज व्हाट टू पे, सो व्हाट टू पे उसके हिसाब से सर्जरी होती है। द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स पेड सर्जरीज वेयर दे आर गोइंग कि भाई हमको बिना टाँके वाला ऑपरेशन कराना है, बिना इंजेक्शन के कराना है और फोल्डेबल लेंस डलवाना है, और फिर फोल्डेबल लेंस में भी अच्छी क्वालिटी के लेंस डलवाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर महिपाल, आपने हमारे इतने सारे और इतने अहम सवालों के जवाब दिए हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारी ऑडियंस को दी है उनके बहुत काम आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोतियाबिंद से जुड़े जितने भी हमारे सवाल थे उन सब के हमें जवाब मिल गए हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो हमें सुझाव भी दीजिएगा। तब तक देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।